दूसरी से दोबारा पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, समझें इस चीज को। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपसे रेलेवेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद फाइनल अकाउंट से मुराद बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। जब जब फाइनल अकाउंट बनाने की बात आएगी तो दैट इज द इजीएस्ट वन टास्क, ठीक है। डिस्क्लोजर, अब डिस्क्लोजर एज पर लॉ देखें, एक डिस्क्लोजर है जो हमने स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं, स्टैंडर्ड्स में पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल लीज है, पहले तो डिस्क्लोजर समझे, डिस्क्लोजर और नोट्स ये एक ही चीज के दो नाम है। डिस्क्लोजर और नोट्स एक ही चीज के दो नाम है, डिस्क्लोजर और नोट्स एक ही चीज होती है। हमने लीज में पढ़े हैं, नोट्स सुना है। लीज का नाम, उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, रिकंसिलिएशन, स्केड्यूल, इस तरीके से जितनी चीजें ये आ। फिर आप डिफरेंट सेक्शंस पे बढ़ना, जैसे डेफर टैक्स है, नोट ऑन टैक्स बनाए, ठीक है, रिकंसिलिएशन का नोट है वहां पे, लीज की चीजें हैं, रेवेन्यू की चीजें हैं, उससे अहम जो भी अहम इंफॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा देते हैं। डिस्क्लोजर नोट्स एक्स्ट्रा, या इसको वर्किंग कह सकते हैं। ये सारी एक ही चीज, एक ही तरह की चीज है। मिसाल के तौर पे आप I-16 में क्या करते हैं, नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाते हैं, कॉस्ट और कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन पर नीचे लिखते हैं यूजफुल लाइफ इतनी है, डेप्रिसिएशन मेथड ये है, रेट इतना है, रिवोल्यूशन की है, इसकी मॉडल ये है, रिवोल्यूशन एक इंडिपेंडेंट वैल्यू ना दिया है, एसेट अगर फेयर वैल्यू पे ना होता तो कॉस्ट इतनी होती। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बेसिकली एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से मुराद कि यार सामने अब मैथमेटिकल तो करते ही करते हैं। आप अगर I-16 की वर्किंग करें, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, उसकी वर्किंग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसको बैलेंस शीट में पुट करेंगे ही करेंगे, उसको नोट में क्या कहते हैं पुट करेंगे ही करेंगे। या अगर नोट हम बात कर लेते हैं, नोट्स इसमें आते हैं, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक उसकी वर्किंग बनाते हैं, दूसरा हम उसको बैलेंस शीट में पुट करते हैं। सवाल ये है कि नोट्स क्या है, डिस्क्लोजर क्या है। वो कहता है जो आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हर अहम इंफॉर्मेशन इज नोट। ये नरेशन में भी हो सकती है, जैसे अभी मैंने I-16 में बताया कि यूजफुल लाइफ इतनी है, मॉडल रिवोल्यूशन है, डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है, इस फलाने बंदे ने इसकी फेयर वैल्यू दी है, रिवोल्यूशन हमने कर दी है, सर्टेन कॉस्ट रिवोल्यूशन बना होता तो कॉस्ट इतनी होती। फिर ये सारा नैरेटिव है। मैथमेटिकल, मैथमेटिकल क्या है, जो जिंदगी में आप वर्किंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, ये मैथमेटिकल। इसका मतलब है जो नोट्स हैं उसमें ये दो चीजें होंगी, मैथमेटिकल और नैरेटिव। इंग्लिश की लाइनें लिखना, किस चीज की, अहम इंफॉर्मेशन। अब जो आपने वर्किंग की है वो भी तो अहम इंफॉर्मेशन को हल किया है ना। पेयर कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, ये आपने हल की है, ये अहम चीज ही है। अब ये जो डेप्रिसिएशन की है इसका मॉडल क्या है, ये नैरेटिव है। ये दो तरह के डिस्क्लोजर्स आपको मिलेंगे, किसी भी टॉपिक में देखें, किसी भी जगह पे देखें, ये दो तरह की चीजें आप कर रहे होंगे। मैथमेटिकल वर्किंग तो आप करते हैं, नरेशन भी बनाते हैं। अब सिर्फ नोट्स का जो स्टाइल होता है, मैथमेटिकल को जरा बंदे के पुत्रों की तरह अरेंज करके करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लीज में करवाया प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन, उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, उसको जब मैं अरेंज करता हूँ
तो रिकंसिलिएशन बन जाती है। तो व्हाट इज मैथमेटिकल डिस्क्लोजर्स या नोट्स? डिस्क्लोजर या नोट्स एक ही चीज के दो नाम है। मैथमेटिकल जो आप करते हैं, अगर उसको प्रॉपर अरेंज करके आप बना दें, मिसाल के तौर पे जैसे भी आप करते हैं उसको सही स्ट्रक्चर, रोज कॉलम को इस तरीके से सेटिंग कर दें, तो ये आपका बन जाएगा क्या? डिस्क्लोजर या नोट। पहले तो बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन? जो भी मैंने फजूल चीजें कही हैं वो समझ तो नहीं आ गई? सर समझ आ गई। आ गई समझ? जी। किसी के माइक ओपन नहीं तो बता सकते हैं। हाँ जी ईमान। जी सर क्लियर है। ओके। हाँ भाई, और कोई लड़का? मोहसिन, शुएब, उमर, ये तो समझ आ गई है। ये पता लग गया कि डिस्क्लोजर या नोट क्या है? अब ये हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली डिस्क्लोजर की या नोट्स की कि यार या तो इंग्लिश की लाइनें लिखनी है, ये मैथमेटिकल। अब ये जो डिस्क्लोजर या नोट है, हमें दो जगह से मिले। एक तो स्टैंडर्ड के अंदर है, जैसे मैंने अभी लीज की बात, एक लॉ के अंदर है। स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं, हमने लीज पढ़ा, उसके सारे डिस्क्लोजर्स कर दिए, हमने टेक्स्ट पढ़ा, उसके डिस्क्लोजर कर दिए, ईपीएस पढ़ा, उसके डिस्क्लोजर कर दिए, हमने क्या कहते हैं आई16 पढ़ा, उसके डिस्क्लोजर कर दिया, आई40 पढ़ा। डिफरेंट जगह पे हम नोट्स डिस्क्लोजर्स करते रहे। इसके अलावा हम वर्किंग करते हैं, वर्किंग को मैं अरेंज करने की बात करता हूँ, तो जो हम वर्किंग करते हैं वो भी बेसिकली नोट या डिस्क्लोजर होता है। जस्ट उसको अरेंज करके अगर आपने की प्रॉपर, एक समझ आ रही हो कि यार हाँ ठीक है। इसके ये जो हम करते हैं ये तो हम स्टैंडर्ड्स में करते हैं, इसके अलावा लॉ में भी है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है, हमें डिस्क्लोजर और नोट्स बनाने हैं फाइनल अकाउंट में। स्टैंडर्ड के तो हमें पता है, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ते हो स्टैंडर्ड में कहाँ कहाँ पे डिस्क्लोजर है, कहाँ कहाँ पे नोट्स हैं, किस चीज को कहाँ पे लिख के दिखाना है, वो सारे टीचर पढ़ाते हैं, हमने भी पढ़ा हुआ है, हमने भी पढ़ाया हुआ है। ये लॉ यानी कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको मिलेंगे नोट्स जो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं। जी भाई, ये बात भी समझ आ गई? जी हेलो। सर बेसिकली एक तो नोट्स हम बनाते हैं, एक नोट्स लो हमें देगा नहीं या हमने बनाने हैं? नहीं, गलत गलत गलत। जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, बैलेंस शीट में एक स्टैंडर्ड है, उसके 4 नोट्स हैं स्टैंडर्ड में, उसी स्टैंडर्ड उसी चीज से रिलेटेड लॉ एक दो चीजें भी कह सकता है, तो हमने दोनों को मिला के बताया। मेरे लिए फाइनल अकाउंट में डिस्क्लोजर या नोट का मतलब है एक चीज। अब वो एक चीज दो सोर्सेस से आ रही है, कुछ स्टैंडर्ड से आ रहे हैं, कुछ लॉ से आ रहे हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड वाली चीजें तो हमें पता है, जो चीजें लॉ से आएंगी वो हम देख लेते हैं। अब ठीक है भाई, अब ठीक है? जी सर ठीक है। अब वो की कश्ती चला रही है पानी है चे? अच्छा जी, ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग रेगुलेशन एसएसी की पाकिस्तान में एक इदारा है जिसमें कंपनीज रजिस्टर होती हैं। आई कैप आप बखूबी जानते हैं, हर रिजल्ट पे आपको पता लगता है कि व्हाट इज आई कैप। कंपनीज के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है वो कंपनीज एक्ट है, फिर इसके अंदर स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल समझ लें, अलग से एरियाज हैं जिसमें कुछ चीजों को उन्होंने मेंशन किया हुआ। हम इन स्केड्यूल्स में से जो चीजें डिस्क्लोजर या नोट्स में जाती हैं, हम उनके डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। जो बॉडीज हैं, जो पहले बॉडी थी किस टाइम पे वो क्या इशू करती थी, अब वो क्या इशू कर रहे हैं, इस टाइम तक आईएएस और एसएससी इशू होते थे, अब आईएसएस की जगह पे आईएफआरएस आते हैं। जैसे नए स्टैंडर्ड है रेवेन्यू का आईएफआरएस 15, लीज आईएफआरएस 16, और पहले इंटरप्रिटेशन आती थी एसआईसी जैसे
आपके सिलेबस में वेबसाइट कॉस्ट है SIC 32। इसी तरीके से अब जो इंटरप्रिटेशन आती है IFRIC 1, जैसे हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग पे पढ़ा। एक्सप्लेनेशन से क्या हुआ, देखें जब एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है, उसमें दुनिया में अगर कोई एरिया ऐसा रह जाए जो स्टैंडर्ड में कवर ना हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन आती है, उसकी मजीद कि भाई ये फलाने तरह का सिनेरियो ऐसे करना है, वो यहाँ पे आता है। मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड आया IAS 47, इसमें दुनिया जहां की कंपनियों के 700 मैटर कवर होते हैं जिसकी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब दुनिया इवॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, डिफरेंट मसले मसाला है, बैंकिंग सेक्टर बढ़ा, इकोनॉमी में डिफरेंट चेंजेस आई, 35 ऐसे नए सिनेरियो सामने आ गए जिसकी अकाउंटिंग यहाँ पे कवर नहीं होती। इस पे एक इफेक्ट आ गया, फिर इसी तरीके से कोई और इशू आ गया, फिर अगला इफेक्ट आ गया, फिर कोई और इशू आ गया, अगला इफेक्ट आ गया। फिर क्या होता है, लेट्स से कि एक स्टैंडर्ड है, इसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड 6 इफेक्ट्स हैं। फिर जब नया स्टैंडर्ड बनता है तो इसका डाटा, इन सारे इफेक्ट का डाटा मिला के एक नया स्टैंडर्ड बनता है। ये जो आपके सामने लीज और रेवेन्यू है, बेसिकली उसकी ये परफेक्ट एग्जांपल है। हर एक चीज, एक नई अकाउंटिंग उस पर इंटरप्रिटेशन आती थी, फिर जब वो स्टैंडर्ड रिवाइज करते हैं तो उसकी जितनी इंटरप्रिटेशन हैं उसका सारा डाटा उठा के स्टैंडर्ड में डाल देते हैं। एडॉप्शन प्रोसेस एक प्रोसेस होता है, ये आपने पढ़ लेना है कि आप एक स्टैंडर्ड को कैसे अडॉप्ट करते हैं। आपके मुल्क में कुछ इदारे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं, अच्छा जी ये स्टैंडर्ड फलाने सेक्टर में लगना है तो फलाना सेक्टर इसको कब अप्लाई करेगा। एक प्रोसेस है पूरा, इसको आपने रीड कर लेना है। कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, पब्लिक, लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज। और यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी कौन सी है, ठीक है, उस पे क्या लगना है, स्टैंडर्ड्स लगने हैं। और ये जो 4th और 5th स्केड्यूल है, बेसिकली ये मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट डिस्क्लोजर्स की। कंपनी है, फिर उनकी डेफिनेशंस, कौन से स्टैंडर्ड लगने हैं, और ये आपके पास क्या है, स्केड्यूल्स हैं। तो आपने याद रखना है, लिस्टेड कंपनी पे 4th स्केड्यूल है, नॉन लिस्टेड पे 5th है। मतलब अगर आप एक समरी बना लें तो आप इसको याद कर लेंगे। बाकी MCQs के लिए आपने एक दफा इनकी डेफिनेशन भी गो थ्रू करना है। द मेन थिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट, सर इसमें मेन हमें क्या याद करना है? अगर वो इससे रिलेटेड MCQs देता है कि पेड अप कैपिटल 8 मिलियन है, क्या ये प्राइवेट कंपनी है, तो आंसर है नो। ये आपके जहन में होना चाहिए। इस कंपनी पे कौन सा स्केड्यूल लगता है। MCQs उसने एक दो इधर से देने हैं, वो कुछ भी दे सकता सर ऐसा तो नहीं कि वो कोई भी क्वेश्चन दे दें कि हम हमें और इस इंफॉर्मेशन में से हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़े आंसर पूरी याद करके या कुछ? है। नहीं, क्या क्या ये जो पूरा थ्योरी है, इस पूरी थ्योरी को लर्न तो नहीं करना ना, क्रैम तो नहीं करना कि अगर वो कहीं से पूछते और हम अंडरस्टैंडिंग लेनी उसको ना, अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना बच्चे। आपका जो चैप्टर है ना पूरा, उसको तो पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। जो मैंने आपके लिए कर दिया है ना, ये कितना है, 12 स्लाइड्स हैं। 12 स्लाइड्स में जो आपको चाहिए वो मैंने सोफे से डाल दिए। इतना भी अगर आपने नहीं समझना ना, फिर आओ, फिर 5-6 नंबर थोड़े सेक्रीफाइस हो गए हैं। सुनिए, मैं वही पूछ रही हूँ, समझना है तो ऑब्वियसली समझना तो है, लेकिन समझ हाँ के जब, उसको अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ऑन वर्डिंग्स में लिख दें। हाँ अपनी वर्डिंग में, क्रैम नहीं करना, समझना है उसको अपनी वर्डिंग में। कोई चीज अगर वो थियोरेटिकली लेट से 2 मार्क्स की पूछ लेता है कि यार ये प्राइवेट कंपनी, ये इसकी ये चीजें बताएं, अपनी वर्डिंग में लिख दें, क्रैमिंग जरूरी नहीं है। ओके सर। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से जो हमें मेन चीज चाहिए वो है डिस्क्लोजर। मैं हाईलाइट करूंगा, यानी कि इस पूरे एरिया में आपको क्या पता होना चाहिए, आपने क्या समझना है, किस तरह का सवाल आ सकता है, आपने क्या लिखना है। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अगर आप इस लाइन को पढ़ें, मैं पढ़ के बता देता हूँ।
Financial statement have been prepared in accordance with accounting standards as applicable in Pakistan. Accounting standards mean standard और law. यानी कि पहला हमारा डिस्क्लोजर होता है ये कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे सेक्टर के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो, और हमारे ऊपर जो इस मुल्क के लॉ एप्लीकेबल है वो, उनको दोनों को फॉलो करके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए. ये पहला डिस्क्लोजर आपने देना. अब इसका यूज कहां पे होगा? चले पहले मैं इसका एक यूज बता देता हूं. ये जो डिस्क्लोजर हम पढ़ने लगे, डिस्क्लोजर अगेन डिस्क्लोजर या नोट्स, इसमें मुझे पता है स्टैंडर्ड्स हैं और लॉ है. स्टैंडर्ड्स और लॉ, इसके जो पेपर में आने के चांसेस हैं वो किस तरीके से आते हैं. या तो कोई वो एक एरिया पकड़ेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर, फिक्स एसेट का डिस्क्लोजर, कोई एक एरिया, सिंगल एरिया, उसका डाटा देगा, वो कहेगा डिस्क्लोजर. या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगा और कहेगा इसके डिस्क्लोजर्स हैं. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ये दोनों चीजें कवर होगी. हम सारा समझ रहे हैं, ये सारा समझ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने दियो कहते हैं इसके डिस्क्लोजर्स हो, एक हम पास पेपर भी देख लेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने दिए इसके डिस्क्लोजर्स हो, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से लेट्स से कि 20 डिस्क्लोजर बनते हैं. वो इन 20 में से किसी एक स्पेसिफिक को भी पूछ सकता है. जैसे वो पूछ रहा है लास्ट 3 अटेम्प्ट में 7 से 8 नंबर, 6 से 8 नंबर का जो सवाल है वो एक डिस्क्लोजर पकड़ता है, उस पर वो आपसे पूछ लेता है. तो ये दो तरीकों से आ सकता है. ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के डिस्क्लोजर पूछ सकता है, या वो किसी एक एरिया पे डिस्क्लोजर पूछ सकता है. हाँ जी, तो समझ तो नहीं है? सर ये आपने पहले क्यों नहीं करवाया? ये आंबे की करा रहे हैं, डिटेल नहीं करा रहे हैं. सर वो लेकिन अब करना मतलब कि नहीं? अब इतने नहीं नंबर्स तो मतलब नहीं, इतने नंबर्स हैं तो उसकी वजह से जरा हो रहा है ना कि पुत्र 20 की तू फिर प्रैक्टिस पुत्र सारी करनी पड़ेगी. तू पुत्र तू 93 नंबर का भी कर रहा ना, मैं गारंटी देना तू पास हो जाए जा. और वैसे भी मैंने क्लास में मल्टीपल टाइम का है, 5 नंबर का नहीं करवाता. अब मैंने बना लिया तो मैं करवा रहा हूँ. ऑन एवरेज 5 अच्छा. नंबर का इसका रहेगा हर पेपर में, ऑन एवरेज 5 नंबर. तो मैंने ये क्लास में नहीं कहा हुआ कि मैं 95 नंबर के करवा रहा हूँ. हम मैं बना लेने तो मैं करवा रहे हैं, कोई मसला तेन नहीं करना. चल तुझे मैं एग्जिट करता हूँ. बुक करने बताओ. मुश्किल चीज नहीं जी है, सर सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग लें. लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है? डिस्क्लोजर है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं बस. और डिस्क्लोजर या नोट्स क्या है? स्टैंडर्ड और लॉ मिला के, कुल मिला के अभी तक ये पढ़ा है. यस सर. चलिए. और वैसे क्लास में भी ऐसी डिटेल में पढ़ाना था जैसे भी पढ़ा रहा हूँ. ये हम बताएंगे जी कंप्लायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार हुए. दूसरा होगा था लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस का मतलब कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है, स्मॉल है, मीडियम है, जो ऊपर हमने कंपनीज पढ़ी, और किस लॉ के तहत ये रजिस्टर्ड है, इसका ऑफिस कहाँ पे है. ये जो एक नोट पड़ा हुआ है इसको अगर मैं रीड करके बताऊं, वो कहता है जी इज अ लिस्टेड कंपनी इंकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान 1995 में अंडर फराना लॉ, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है. इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है, उस ऑफिस का एड्रेस ये है, इसका रीजनल ऑफिस यहाँ पे है, उसका ऑफिस ये है. लीगल स्टेटस और नेचर, यानी कि कंपनी के नेचर क्या है, कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है, इसका ऑफिस किधर है, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, बस. प्लस नेचर ऑफ बिजनेस में कि वो किस तरह का बिजनेस कर रहे थे. तो एक ये दो हो गए. जी भाई, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाएं, नहीं तो मैं फिर अब लगे रहूंगा. तो यार बोल लो, माइक ओपन कर दो, वैसे कितने हैं. जी सर ठीक है, आगे यस चलिए. सर.
ये हम देख रहे हैं जनरल डिस्क्लोजर्स, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट स्पेसिफिक नहीं, कंप्लायंस का बता दिया, लीगल स्टेटस बता दिया, नेचर ऑफ बिजनेस का बता दिया, प्रॉपर्टी। ये जो आपका बिजनेस है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, कहाँ कहाँ पे हैं, कितना एरिया है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितने प्लांट हैं, कितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। फिर वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कितने आवर्स इस्तेमाल करती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, एवरेज कितने रहते हैं, एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग, आपने जो डिफरेंट कंपनीज एक्वायर की हुए हैं, या आपकी सब्सिडी हैं, या आपके एसोसिएट्स हैं, कितने परसेंट हैं, क्या उनका रिलेशनशिप है, आपके वहां पे डायरेक्टर्स तो नहीं है। एसोसिएट कंपनी डिस्क्लोजर, अगर मुल्क से बाहर हैं तो क्या हिसाब किताब है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, अगर आप किसी कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन बताएंगे, अगर आपको पता है वो मेजर ट्रांजेक्शन है, जो फलानी कंपनी थी, ये किया, ये इस जगह पर रजिस्टर्ड है, इसके साथ मेरा ये ताल्लुक है, इसके साथ मैंने ये ट्रांजेक्शन की है। जी भाई। यस सर, क्लियर है। कुल मिलाकर देखें, अभी तक लीगल स्टेटस है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनी हुआ है, फिर लीगल स्टेटस है, फिर नेचर ऑफ बिजनेस है, फिर प्रॉपर्टी के बारे में, कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे है, कितना एरिया है, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में, कहाँ कहाँ पे प्लांट है, कितना वो मैन्युफैक्चर करता है, कितने वाट इस्तेमाल करता है, फिर एम्प्लॉयज के बारे में, कितने एम्प्लॉयज हैं, एवरेज कितने रहते हैं, फिर एसोसिएटेड कंपनीज के बारे में कि पाकिस्तान में कितनी है, पाकिस्तान से बाहर कितनी है, इन दोनों में किसी के साथ कोई बिजनेस किया तो उसकी डिटेल दे दी। फिर हम आते हैं क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर। लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसीडी, जब आप एलसी जब आप बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट की डिटेल देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज, आपने जो क्रेडिट फैसिलिटीज पकड़ी हुई हैं, आप उसकी भी डिटेल देते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, जो आप पब्लिक को शेयर इशू करते हैं उसकी डिटेल देते हैं कि हाँ जी इतना मेरे पास आया था, इस टाइम पे किया, इतने इशू हुए, इतने पैसे, फलां हुआ, फलां हुआ, फलां हुआ। जी, कोई कंफ्यूजन? अगर आप इसको लिस्ट डाउन करोगे ना, ईमान, एक रजिस्टर का पेज आप लेके लिस्ट डाउन करोगे तो ये एक पेज पे यस खत्म हो सर। जाएगा। अब मैंने आपको ग्राफ बना दिया हुआ है, इसको जब आप लिस्ट डाउन करोगे तो ये एक पेज पे खत्म हो जाएगा। ओके सर। Loan and advances, investment in foreign companies. Loan, advances, investment in foreign companies. In case where a company has given loan or advances or have made investment, यानी कि आपने लोन दिए, आपने एडवांसेस दिए, या आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये है फॉरेन कंपनी से रिलेटेड। फॉरेन कंपनी को लोन दिया, फॉरेन कंपनी को एडवांस दिए, फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ये उसकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा जी, फलानी कंपनी है, इस जगह पे है, इसका ऑफिस इधर है, इतने मैंने इन्वेस्टमेंट किए, इतना मैंने लोन दिया है, फलाना फलाना फलाना। फॉरेन ट्रेड डेट्स, जब आप चीजें बाहर बेचते हो, सेल्स वगैरह करते हो, तो आप उसके बारे में बता दोगे। शरिया कंप्लाइंट, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज एंड लिस्टेड ऑन इस्लामिक शैल डिस्क्लोज, वो अगर कोई कंपनी शरिया कंप्लाइंट है, शरीयत के हिसाब से, यानी कि जो हमारे शरीयत के रूल्स हैं, वो ये डिफरेंट चीजें डिस्क्लोज करेगी, एक पूरी लिस्ट है। ये हमने जनरल। अच्छा, मजे की बात ये है, अगर आप गौर करें, ये जो लाइनें हैं ना, ये एक एग्जांपल है नोट की, कि नोट लिखना कैसे है। आप हर डिस्क्लोजर में देख रहे होंगे इस तरीके से ये लाइनें हैं, ये नोट की एग्जांपल है, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि नोट कैसे लिखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, अब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। फिक्स एसेट में आपने क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। अगेन मैंने कहा था, एक स्टैंडर्ड से चीजें, एक लॉस है। स्टैंडर्ड वाली चीजें वो नोट ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर डिस्क्लोजर। अब ये लॉ है, ये दोनों मिलाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा।
वो क्या था जी, प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है फंड ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम पे है या नहीं है ये बताना है, कंपनी के नाम पे है या नहीं है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपनी के नाम पे डिस्क्रिप्शन और वैल्यू बतानी है, पर्सन जिसके नाम पे है वो भी बतानी है। अगर आप देखें ये डिस्क्लोजर देखें कि लैंड है इतनी है, कंपनी के नाम पे है, इस साल एक्वायर की, इतनी कॉस्ट पे है, लैंड है इतनी है, कंपनी के नाम पे नहीं है, फलानी चीज के नाम पे है, इतनी जगह है, इतने पैसे हैं। तो ये एग्जांपल है जो हमने ऊपर पढ़ा। फिर लैंड फ्री होल्ड है कि लीज होल्ड है, फोर सेल वैल्यू क्या है, अगर हम फिक्स एसेट सेल करते हैं तो पर्टिकुलर क्या प्रॉपर्टी थी, किसको बेचा, क्या कॉस्ट थी, क्या बुक वैल्यू, क्या सेल प्रोसीड, गेन लॉस, मोड ऑफ डिस्पोजल, 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें आपने ये लिख लेते हैं। अब ये फिक्स एसेट है, नोट है, अगर आप इसको रजिस्टर पे उतारते हो तो ये आपके रजिस्टर का आधा हिस्सा करते हो तो आपके कुछ हिस्से बन जाएंगे, मतलब कुछ लाइनें बन जाएंगी जिसमें आपके सामने प्रॉपर्टी के नोट्स आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, विद रिगार्ड टू लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, फॉलोइंग डिस्क्लोज किस मकसद के लिए दिए हैं, रिकंसिलिएशन दे दें, कितना स्टार्ट में था, कितना दरमियान में हुआ, कितना उसने पे किया, कितना बाकी बच गया। In case of any loan or advance obtained provided at terms other than arm's length, एक है नॉर्मली, फिर उसकी डिटेल देंगे किसको दिया, कितना है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। जी, लोन एडवांसेस फिक्स एसेट। ठीक है सर। अब ये उसने स्ट्रक्चर दे दिया, लोन एग्जेक्टिव अदर एम्प्लॉयज 12 महीने ईयर वाइज, फिर ये रिकंसिलिएशन है। अगर आप जहन में रिकंसिलिएशन करोगे ना, साल के शुरू में रिकंसिलिएशन क्या होती है, टी अकाउंट, ब्रॉड डाउन कितना है, दरमियान में क्या हो, कैरी डाउन कितना है, दैट्स इट। मैंने कहा अरेंज करना, इसको अरेंज करते, ब्रॉड डाउन, ऐड, लेस, कैरी डाउन, सिंपल। ये देखो ये उसने टी अकाउंट को ही अरेंज किया हुआ। मैंने क्या कहा था, जो हम वर्किंग्स करते हैं, जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, उसको अगर हम अरेंज कर दें तो हमारा ये नोट बन जाता है। उसने ऊपर डिटेल देखी किस किस को लोन दिया हुआ, क्योंकि हमने ऊपर बात की है डायरेक्टर्स को या किसी को भी दिया अदर देन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। जब हम डायरेक्टर को देते हैं तो ये दो चीजें बनाते हैं, पर्पस और रिकंसिलिएशन। हमने इतना इतना लोन दिया हुआ है, ये उसकी रिकंसिलिएशन। फिर ये जो अदर देन आर्म लेंथ है, ये उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। देन हम आते हैं करंट एसेट्स के ऊपर, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टी, हमने ये चीजें डिस्क्लोज करनी। कौन सी पार्टी है, क्या है, कितना हमारा उसके साथ आउटस्टैंडिंग है, क्या दिया है, कितना लेना है, कितना राइट ऑफ हो गया, क्लोजिंग कितना। ये ऊपर जो हमने पढ़ा उसकी एग्जाम्पल, इतना कस्टमर से लेना है, इतना एसोसिएटेड से लेना है, इतना मुझे लग रहा है डाउटफुल है। अगर आप गौर करें तो ये भी टी अकाउंट है। लोन एंड एडवांसेस, ये उसकी एग्जांपल है लोन एंड एडवांसेस की। फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी इंग्लिश आपके सामने ये है कि represents aggregate unsecured advance to फलानी कंपनी, ये फलानी क्रेडिट फैसिलिटी है, इतने लिए हैं, इतना देना है, ये लॉ है, इतना रह गए हैं, इतना रेट है, ये उससे रिलेटेड। सर आपको पता है लोन के ऊपर डिफरेंट तरह की चीजें आ जाती हैं जी, जहां तक भी कंफ्यूजन। सर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, कैपिटल ये उसने डेफिनेशन दे दी कैपिटल रिजर्व्स में कि क्या क्या चीजें। अब ये देखें ये कि ध्यान में होगा, लिख भी सकते हैं, एमसीक्यूज है तब भी आपको पता हो। रिजर्व्स ये उसने सेग्रीगेशन दे दी, दो चीजें, ये उसकी दो लाइनें दे दी, जनरल रिजर्व्स सेग्रीगेशन दे दी, दो लाइनें दे दी, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल कंपनी फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज, जो इशू आपने किया है ये ऑथराइज्ड है, इशू सब्सक्राइब एंड पेड। अगर आप कुछ
चेंजेस इन इक्विटी याद हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, कितना इशूज है, कितना ऑथराइज है, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी डिटेल। एंड पे मैं आपको इसका एक झटका तरीका भी बताऊंगा, अगर कुछ भी ध्यान में ना आ रहा हो तो आपने क्या करना। शेयर कैपिटल, जी शेयर कैपिटल तक। ठीक है सर। अब यहाँ पे जो मैंने कहा ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करें कि भाई किस किस चीज के अगेंस्ट इसको इशू किया गया, या किस तरह के वो शेयर हैं, क्या वो नेचर है, ये जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है किस तरह के शेयर हैं, किस तरह के चीज के अगेंस्ट उनको इशू किया गया है। नॉन करंट लायबिलिटीज एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टी के साथ इसको हम डिस्क्लोज कर रहे होंगे। करंट लायबिलिटीज में हमने डिस्क्लोज करने, बाइफरकेट करने, क्या अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड, अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट इन अकॉर्डेंस विद क्या जी रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न पेमेंट। अब ये उसकी एग्जांपल है, अगर आप इस लाइन को पढ़ें, वो कहता है जी दिस these represent securities deposit received from dealers which by virtue of agreement are interest free. These are repayable on cancellation of dealership contract with the dealer and cannot be utilized for the purpose of business. These have been kept in separate bank account in accordance with। अब आपने उनसे पैसे ले लिए, आपने उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये लिख देंगे। अब जब लोग इसको पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी ये क्या है। अगर आपने इसमें से कुछ यूज किया है तो आप ये डिस्क्लोज करें, क्योंकि हमने सेग्रीगेट तो कर दिया कि भाई ये बिजनेस के हैं और ये जो मैंने लिए हैं ये लेट्स से डीलर से ही हमने पकड़े हुए हैं, ये हमने डिस्क्लोज कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब अगर इसमें से कुछ यूज किया है तो उसका डिस्क्लोजर देते हैं। कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, ये जरा पढ़ें। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर इन डिस्क्राइबिंग क्या जो लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है उनको डिस्क्राइब करना अंडर एनी कोड एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी विद वेदर लोकल और फॉरेन। ठीक है जी, इंक्लूड नेम ऑफ कोड, बताएं जी कोड कौन सी है या जहां पे वो चल रहा है वो कौन सा है, डेट बताएं, प्रिंसिपल पार्टीज बताएं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग्स बताएं एंड रिलीफ सॉर्ट बताएं। कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट, ये फिर उसकी एग्जांपल है जी, इतनी अमाउंट है इसके, इस कोर्ट में चल रही है, कोर्ट का ये नाम है, इस जगह पे है, फलाना जज है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ये प्रोसीडिंग चल रही है, सारी आप बता देंगे कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट्स के नाम पे। ये देन उसकी डिटेल आ गई, कमिटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये कंटीजेंसीज की एक एग्जांपल आ गई, ये हमारी होगी बैलेंस शीट से रिलेटेड। देन हम आते हैं डिस्क्लोजर्स, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, टर्नओवर, भाई कितना पैसे आए आपके पास, फिर उस पर कितना डिस्काउंट दिया, लोकल से इतने, एक्सपोर्ट से इतने, जो हमने परचेज किया पैक कर दिया उससे इतने, फिर इस पे टैक्स कितना है, सेल टैक्स कितना है। अगर आप गौर करें तो ये एक सिंपल टी अकाउंट ही है, हमने इसको अरेंज किया हुआ। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, जो आपने ऑडिट करवाया उसकी जो रेम्यूनरेशन है, जो उसकी फी है, किस किस मद में कितने दिए हैं, वो उसकी आप डिटेल दे दोगे। डोनेशन, आपने कहीं डोनेशन दिए हैं तो उसकी डिटेल दे दोगे। रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, फलाने को इतनी, फलाने को इतनी, ये देखें चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव किस साल में कितनी कितनी थी। रॉयल्टी पेमेंट्स, आपने किसको रॉयल्टी पेमेंट्स कितनी पे की हैं, ये उसका एक स्ट्रक्चर है और खत्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक बताता हूँ सिंपल तरीका। जिंदगी में कभी भी जिंदगी में कभी भी डिस्क्लोजर बनाना भूल जाए
नोट्स बनाना भूल जाए, तब आपने क्या करना? ये मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल या टेबल्स जो हम बना रहे होते उसमें मर के कितनी चीज हो सकती है। पहली चीज हो सकती है कैटेगरी, जैसे हम सैलरीज की बात कर रहे हैं, चीफ एग्जेक्टिव, कैटेगरीज में किस किस को किस तरह के लोगों को दिया? नहीं, कैटेगरीज, हाँ कैटेगरीज कर लें या नेचर कर लें? अरे यार फोकस करना दे। फलानी चीज की मद में, फलानी चीज की मद में, फलानी चीज की मद में, फलानी चीज की मद में किसको? किस ईयर में? अब ये होगी नेचर, किसको, किस ईयर में? अगर आप ये एक, दो, तीन चीजें याद रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखें जी, किसको, किस, ये नेचर हो गई, किसको, किस ईयर, नेचर हो गई, आगे किसको नहीं है किस ईयर में, नेचर हो गई, किसको नहीं है किस ईयर में, नेचर हो गई, किस ईयर में, जब पार्टी ऊपर है ओके, नेचर हो गई, किसको नहीं है किस ईयर में, नेचर होगी, किसको नहीं है किस ईयर में। यहां पे देखें शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड एंड शेयर और इशूड एंड सब्सक्राइब। अगर आप गौर करें ये नेचर किसको में ये आ गया और किस ईयर, नेचर किसको नहीं है किस ईयर में, नेचर किस ईयर में, नेचर किस ईयर में, नेचर किस ईयर में। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखा दी ओपन करके। जब भी भूल जाए सिर्फ आप ये देखें कि यार कितनी तरह की नेचर है, क्या इस नेचर को मजीद एबीसी लगते हैं, फिर मजीद एबीसी अंडर सम ईयर्स हैं, दैट्स इट। दूसरा फिर नरेशन है, नैरेटिव है। अच्छा जी, शेयर इशू हुआ, मुफ्त हुआ, पैसों से हुआ, फलानी चीज से हुआ, अच्छा जी इसको सैलरी मिली, फलाना हुआ। अब ये जो हमने डिस्क्लोजर नोट पढ़ा है ये बड़ा परफेक्ट, प्रोफेशनल और परफेक्ट है। क्या कहते हैं? हाँ जी, कोई तसल्ली हुई? यस सर। अब हम एक काम करते हैं, इस स्लाइड को ओपन रहने देते हैं, इस स्लाइड को रहने देते हैं ओपन दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों। लास्ट 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले स्प्रिंग बाइस, स्प्रिंग बाइस, ये जवाब में, चले जवाब भी खोल के रखते हैं। अब जो हमने एक झटका तरीका पढ़ा है, पहले हम देखेंगे उसका एक्चुअल में जवाब क्या है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5
जी आगे जी क्वेश्चन पर रिक्वायरमेंट कहता है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। दो चीजें, लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और रेम्यूनरेशन टू चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव। अगर आप आते हैं अपने ये जी रेम्यूनरेशन, अगर आपके ध्यान में फॉर्मेट है, इसने क्या किया हुआ है, एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एग्रीगेट अमाउंट। चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर को नेचर दी हुई है और एग्रीगेट अमाउंट। यहाँ पे हमने ये डिटेल बनाई हुई है और ईयर वाइज किया हुआ है। क्या नजर आ रहा है जी? बताएं, ये दोनों सामने रखें। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बोनसेस, क्या कहते हैं, बोनस अलग होना चाहिए। हाउस रेंट एंड अदर अलाउंसेस, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। बताएं जी क्या डिफरेंस होना चाहिए? और दसो, और सो गए हो। मैं आपको इनेबल करना चाह रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि टीचर बस बता दे, आप जब थोड़ा सा खपते हो तो परफेक्ट हो जाता है। ये यहाँ पे, कहाँ पे था मैं? हाँ जी, यहाँ से यहाँ में बताएं क्या लग रहा है। सिर्फ अभी रेम्यूनरेशन को देखें जी दोस्तों। और दस दो यार, अब कोशिश तो करो। अब कोशिश तो करो। सर उसमें ये था कि जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। उन आर्म लेंस जो था, अदर देन आर्म लेंस। नहीं, ये नोट देख के क्या समझ आ रही है? और उसने ये बनाया उसके अगेंस्ट। तो ये उन्होंने सिर्फ आपके जो है उसमें आपने ईयर्स डिफरेंस किए हैं, इसमें ईयर्स का डिफरेंस किए हैं। इसमें उन्होंने किसको दिया है वो डिफरेंस किया हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दिया हुआ है और जो कैटेगरीज है वो लिखी हुई है। अच्छा, एरर मुझे बताओ कुछ। तीन चार एरर, तीन, चलो तीन आइडेंटिफाई करके बताओ। इसको देख लो, चलो क्या याद करोगे? नहीं दिमाग चल रहा। सर टोटल है, नंबर ऑफ पर्सन वगैरह नहीं लिखा हुआ अभी। बाकी तो वही है, अलाउंसेस भी हैं, बोनस भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, रेम्यूनरेशन भी है। बाकी तो वही सब है, सिर्फ टोटल नहीं किया हुआ, नंबर ऑफ पर्सन से लिखे हुए। टोटल तो किया हुआ उसने। सर जी बोनस इनको हमने, जैसे मैनेजर रेम्यूनरेशन है, बोनस इसमें इंक्लूड है, तो इनको अलग अलग करके बताना है। यस, एक तो ये हो गया। हाउस रेंट और अदर अलाउंसेस, वो दूसरे वाला दिखाएगा सर पेज। हाँ जी। इसमें भी सर अलाउंस के साथ उन्होंने जो लिखा हुआ है ना, वो अलाउंस एंड कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान लिखा हुआ है। नहीं, वो चीज एक ही है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान।
हाँ जी, लेकिन इसमें हाउस रेंट अलाउंस नहीं है। अच्छा ठीक है, बताओ, पूछ रहा हूं मैं। दिमाग चलने लग गया है, मैं यही चाहता हूँ, ये चले दिमाग, यही तो मैं चाहता हूँ। टॉम लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी एंड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। देखें, जो अभी हम 3 सवाल करेंगे ना, हम एक अप्रोच बना के उठेंगे। बात समझ रहे हो? बात यस समझ सर। रहे हो? ठीक है, तो एक अप्रोच बना के उठेंगे। पहले तो ईयर वाइज नहीं है, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने क्या समझाया अभी, मैंने ये क्या बताया, ईयर्स ईयर्स। एक यस चीज सर। याद रखिएगा, कंपैरेटिव्स देने टेस्ट में है। ओए, गलत गलत खोल गए, जवाब खोल गए, ओए नहीं, ओए नहीं। हाँ जी, नहीं एक तो सर, मुझे लग इसमें रहा है नहीं है, कम इसमें है। इन्होंने टोटल दिया हुआ हैं? है। इसमें इन्होंने टोटल ही दिया हुआ है दूसरी क्वेश्चन चीज, के अंदर। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ चीफ पर्सन भी नहीं एग्जीक्यूटिव बताया। एग्जीक्यूटिव। देखो, तुम लोग जो मेन चीज मिस कर दिए थे, मैंने क्या कहा था, कैटेगरीज। मैंने एक झटका तरीका बताया, कैटेगरीज किसको, यहाँ पे चीफ एग्जेक्टिव है, यहाँ पे चीफ एग्जेक्टिव एंड डायरेक्टर इकट्ठे कर दिया है। एक तो यार बड़ी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे देखो, चीफ एग्जेक्टिव अलग, मैंने क्या कहा था, कैटेगरीज किस किस को लग रही है। एक तो ये लग रहा है मुझे, क्या कहते हो, समझ आ रहा है? यस सर। हमारा एक पॉइंट हो गया, कंपैरेटिव ईयर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अलग अलग क्या लिखो, चलो अलग अलग लिख लेता हूँ, अंग्रेजी नहीं आ रही मुझे। कैटेगरी सर। हाँ जी, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ पर्सन जब अलग अलग लिखेंगे वो भी चाहिए होंगे, ये ईमान ने से आइडेंटिफाई किया था। हाँ जी, और 3 हमने कर लिए। सर हम हमारे वाले जो एग्जाम्पल उसमें भी चीफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ही लिखा हुआ आगे। बच्चे, चीफ एग्जेक्टिव एक चीज है, एग्जेक्टिव भी एक चीज है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ चीफ एग्जेक्टिव एंड एग्जेक्टिव, बच्चे ये उसमें 2 कैटेगरीज इकट्ठे कर दी है, ए और बी को इकट्ठा कर दिया है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ठीक है। कैटेगरी मैंने अभी क्या कहा है, एक यार मैं की तुम लोग मेरी अप्रोच क्यों नहीं फॉलो कर रहे? मैंने कहा कुछ भी ना है, ये क्या है, नेचर वो किस किस को लगता है। अब किस किस चीज को लगता है, एबीसी अलग अलग होगा ना। मैं नहीं कहता, कुछ भी ना याद हो, कुछ भी ना याद हो। देखो, इसको ही अगर लगाए कंपैरेटिव और कैटेगरी वाइज, और मुझे पता है कि यार जब हम एम्प्लॉयज वगैरह की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम उनके नंबर्स बताते हैं, ऐसे होता कि नहीं होता? ठीक है, यस सर। 3 काफी है, गुजारा हो जाएगा। 7 नंबर है, चलो जी ऊपर में आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कितने, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अच्छा जी, उसने लोन एंड एडवांसेस कंसीडर्ड गुड डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड अदर एम्प्लॉयज, executive and other employees, executives and the director, executive and the हैं? क्या कहते हैं? हाँ जी, यस पहले सर, का यहाँ पे भी उसने उसने जो है ना एग्जेक्टिव और अदर अलग अलग नहीं किया। उसने लिखा है जी, कंसीडर्ड गुड लोन्स एंड एडवांसेस, कंसीडर्ड गुड डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव और रिकंसिलिएशन। यहाँ पे क्या है, हाँ जी, अमाउंट ड्यू विद इन 12 मंथ नहीं लिखा। एक तो कैटेगरी से अलग करनी चाहिए थी। हम्म। सर इसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव और अदर एम्प्लॉयज को अलग करेंगे।
यस। अब गौर करें, रिकंसिलिएशन किसकी है, ईयर वाइज थोड़ी चाहिए हमें। देखो जरा, सर फिर एलोकेशन समझो। कैसे करेंगे? हमें क्या पता है एग्जीक्यूटिव ने कितना लिए, अदर एम्प्लॉयज ने तो कितना यार लिया, हम तुमने, एलोकेट कैसे अरे करेंगे? तुमने, अरे तो तुझसे उसने कैलकुलेशन करवाई है, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, उसको बताओ गलती सिर्फ। तो करनी है सर। बंदा लाल अभी छितर के घर छट के आवे, बच्चे हमने उसने सिर्फ कहा रीड नरेशन कर लिखनी है। ते होल की है। ओके ठीक है। ओए तेनों अल्लाह पूछे, अगर वो देता ना इसको करेक्ट करें तो फिर वो डाटा देता। अब खुद ओके देखें, हमारे सामने कैटेगरीज हैं, ठीक है। नेचर है, नेचर का अब जब हम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव अदर एम्प्लॉयज को अलग कर रहे होंगे तो रिकंसिलिएशन भी तीनों की अलग होगी कि नहीं होगी। यस सर। फिर ये 12 महीने वाला पॉइंट भी आ जाएगा, 3-4 हो गए, काफी है। यस सर। यस तो सर। मुझे बताएं कि झटका तरीका दोनों में लगा है, हालांकि ये मुश्किल सवाल है, तीनों में से सबसे मुश्किल यही है। ये तरीका लगा है कि नहीं लगा, मुझे सिर्फ इतना बता दें। यस सर लगा यस है। सर। चलो जी, अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, जिसको इन चीजों से तुम लोग डरते हो, मैंने कहा आज इन्हीं को फेस करते हैं। एरो लिमिटेड आर्टम 22, एरो लिमिटेड। एक मिनट पहले मैं बाकी वाले बंद कर दें, इन्हों में बंद कर दें, इन्हीं में बंद कर दें, जवाब इधर पे जाके पढ़ लेना। अच्छा जी, आर्टम 22 क्या सवाल था, एरो लिमिटेड क्वेश्चन 3। नहीं, इसको उसने ऊपर करते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 में क्या निकलता है दोस्तों। प्रिपेयर नोट शेयर कैटलॉग, क्या है ये, नेचर है। यस हमने सर। हमने पहले ऑथराइज बनाना है, फिर इशूड सब्सक्राइब। एक मिनट उधर खोल लेते हैं, खोल लेते हैं, इधर ये ऑथराइज बनाना है, ऑथराइज यस शेयर सर। कैपिटल बनाना है, फिर इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप ईयर वाइज, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप ईयर वाइज, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप ईयर वाइज। अब जो हमारा नोट था यहाँ पे, यार ये बंद करो यार, कौन है। ये जो आप रिलेटेड टू लिखते हैं, इसका ये भी तो हो सकता है ना, किसी की अमाउंट हो, किसी की क्वांटिटी इनटू रेट करके भी तो अमाउंट दी जा सकती है ना। यानी कि अगर तो सिर्फ डायरेक्ट ये हो तो ये आ जाएगा, अगर ये डिटेल हो तो डिटेल दे सकते हैं कि नहीं। जैसे जैसे हमने एसेट में देखा कि इतना, इतने वॉट है, इतना एरिया, फलाना फलाना, जिस जगह पे उसका ब्रेकअप हो। जैसे यहाँ पे इस सवाल में अगर आप देखें तो शेयर्स इन मिलियन, इश्यू प्राइस इतना, 90 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोड, डेट्स गिवन है, शेयर्स ये क्वांटिटी है। जब उसने ब्रेकअप की डिटेल दी है, क्वांटिटी एंड रेट, क्या अब मैं कर सकता हूं। पहली बात ये है, देखो 18 19 20 21, 18 19 20 21 कितने ईयर्स है, 4। इन कैटेगरीज के अगेंस्ट, ये देखो ये ऑथराइज हो गया, इन कैटेगरीज के अगेंस्ट 18 19 21। ऊपर अगर मैं यहाँ पे 18 19 नहीं, लेटेस्ट वाला पैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं ऐसे करके, यहाँ पे मैं नेचर लिख दूं, बल्कि नहीं, हर साल के नीचे मैं क्वांटिटी एंड रेट लिख दूं। तो जो अभी हमने तरीका समझा, क्या मैं ये बना सकता हूँ, ये ऑथराइज के लिए, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप के लिए, और इसी तरीके से ऑथराइज के लिए बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। यस यस सर। सर। क्वेश्चन 3 का हम देखते हैं जवाब, ये था ऑटम 22 में।
जो हमने साइंस लगाई है, देखते हैं अगर हम करीब करीब हैं, मिलते जुलते, हमने आंसर डिवाइस कर लिया है जी। ईयर वाइज ये क्वांटिटी, ईयर वाइज ये पैसे, नेचर, परफेक्ट हो गया। ईयर वाइज क्वांटिटी, ईयर वाइज पैसे और ये नेचर लें। हाँ जी, तसल्ली हो गई। तो ये जो मैं आपको बनवा रहा हूं, अगर आप सिर्फ इसी को समझ लें, क्या नेचर्स हैं, रिलेटेड टू क्या है, अगर तो टोटल है, ये उसका ब्रेकअप है, और ईयर्स। कुछ कॉन्फिडेंस बना है? यस सर। यस सर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है, अरे यार ये कहाँ पे मछली मंडी में बैठे हो, बंद कर दो। 3 सवाल आए हैं और मैंने जिस भी स्टूडेंट को देखा है, सर डिस्क्लोजर, सर डिस्क्लोजर, सर डिस्क्लोजर, आपके सामने है। अगर आप कॉमन सेंस को यूज करते हैं, सबसे लेटेस्ट देख लेते हैं जी, रेडियम लिमिटेड, स्प्रिंग 23 का। रेडियम लिमिटेड में आ जाते हैं जी दोस्तों। अब जो हमने ड्रामेबाजी अभी पढ़ी है, अगर हमारा सबसे लेटेस्ट वाले सवाल में भी लग जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 6 नंबर मैंने ईमान को नहीं पढ़ाया है, वो जी ईमान साहबा, इस सवाल के बाद आपके पूरे हो जाएंगे 6 नंबर, कि मैंने उसको जाके बदनाम कर रहे जी हैं, सर, डिस्क्लोजर इंशाल्लाह। जानते नहीं है। अच्छा मैं ऐसे नहीं करती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जी, देखते हैं जी जो हमने ले जी। यहाँ पे 6 नंबर का सवाल है, लिस्ट डाउन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। लो, ये तो आपका फेवरेट एरिया। एज प्रोवाइडेड इन फोर्थ स्केड्यूल, देखें उसने ना आपको बाउंड कर दिया। बाउंड कैसे कर दिया? अगर वो कहता ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने कहा था, जैसे हमने कहा था कि हमने कंप्लायंस का एक डिस्क्लोजर पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्टैंडर्ड रेडी हुई, और एज पर स्टैंडर्ड का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंपनी एक्ट या लॉ। उसने यहाँ पे लॉ ही मेंशन कर दिया, तो लॉ के हम क्या दे रहे होंगे? डिस्क्लोजर। अब अगर आप गौर करें, जनरल रिक्वायरमेंट ये है जी, फिक्स्ड एसेट्स। कितने नंबर का सवाल है? 6 नंबर का था। 6 नंबर। जैसे हमने उधर उस वक्त 4-5 चीजें हाईलाइट की थी, क्या प्रॉपर्टी है, किसके नाम पे है, याद है, किस फंड से खरीदी है, किसके नाम पे है। इधर से ये सारे पॉइंट बन जाएंगे, ये सारे पॉइंट बन जाएंगे, और ये पूरा फॉर्मेट छाप देंगे। क्या ख्याल है? मुश्किल काम है? सही अरे टेबल यार तो बीबी, किसी और जगह पे सही बैठ के क्लास डिस्पोजल कर का रहे हैं, है। तेरी मेहरबानी। तो मुझे कह रहे हैं, जी तेरे पीछे शोर आ रहे हैं, तो किधर मेरे पीछे पीछे आ तो रहे हैं, कोई शौक नहीं है। और किधर पीछे शोर है भाई? वो तो उन्हें माइक ओपन हुआ ना, मैंने क्लास भी काट के छुट्टना। जब आपको पता है आप घर में बैठे हैं और वहां पे रोला डला हुआ है, साइड पे जाके बैठो ना। दोनों समझ आ रही है, माइक किसी ओपन करना ना, बाकी ने समझ आना। मैं तो अकेले रूम में हूँ सर, कोई भी नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, आप पूछो। तो मैं ये कह रही थी कि टेबल तो सिर्फ डिस्पोजल का है ना, इसमें सिर्फ डिस्पोजल का बताया उन्होंने। नहीं 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 बच्चे, उसने कहा है कंपनीज एक्ट के फोर्थ स्केड्यूल में क्या डिस्क्लोजर देने हैं, तो डिस्पोजल अभी तो डिस्क्लोजर ही उन्हें बना के देता है ना कुड़िए। डिस्पोजल एसेट करना है कि गुर्दा करना है? एसेट ही करना है ना।
तो ये पूरा एसेट क्या है सर मैं वही कह रही हूँ, लेकिन सिर्फ डिस्पोजल पे लिमिटेड टेबल है ना ये वाला, ये पूछ रही हूँ बच्चे? यहाँ से मैं। पॉइंट्स हैं, यहाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं। क्या है आप समझ नहीं रही हो? ओके पोस्ट कैजुअल में ये सारे आते हैं कि नहीं आते? लॉ की जो हम बात जी कर सर, रहे हैं आते हैं। ये सारे लिखने हैं बस। ठीक है, कि अभी भी सुई अड़ी में भी यस सिर्फ सर। डिस्पोजल है। बच्चे डिस्पोजल नहीं पीछे सर, सर ठीक का ही है। हो रहा है ना, तो पीछे सर के अंदर फॉल करता है। यस अच्छा, सर। अब हम आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर एक पेज लें, दरमियान में एक लाइन लगा दें सीधी, फुट्टे से रख के लगा लीजिएगा, मेरे वाली टेढ़ी होगी। दोबारा कोशिश करते हैं। चलो इतनी काफी गुजारा हो जाएगा। जनरल रिक्वायरमेंट या जनरल डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट डिस्क्लोजर, इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। जैसे जनरल डिस्क्लोजर का था कि एज पर स्टैंडर्ड बनी हुई कंप्लायंस, ऐसे वर्ड लिखें, स्टैंडर्ड लॉ, ये बुलेट्स बना दें। ये एरिया, एरिया के आगे पॉइंट्स, ऐसे सिर्फ बुलेट्स बना दें। और जो मैंने आपको एक यूनिवर्सल तरीका बताया, नेचर, ठीक है, टू वर्ड, फिर ईयर, इनका टोटल हो या इनका ब्रेकअप हो, एक यूनिवर्सल के साथ किसी स्पेसिफिक में कोई डिफरेंट चीज है, उसके साथ देख लें कि अच्छा जी जो रेम्युनरेशन है टू डिफरेंट एम्प्लॉयज, वहां पे लिखा हुआ है जी विद इन 12 मंथ। ठीक है, इसका मतलब मैंने यही बनाना है, इसके साथ मैंने ये भी याद रखना है, दैट्स इट। एक पेज बनेगा, एक पेज बनेगा, ये बना लें। इस फॉर्मेट को यूनिवर्सल बनाते जाएं। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्लोजर होता है, जो नोट्स होता है ना, इसमें इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, इसका तो सेट पैटर्न नहीं होता। आप एक ही चीज का डिस्क्लोजर यूनिलीवर में देखोगे किसी और तरीके से होगा, लेकिन उसके अंदर 100% डिटेल होगी। वही नेस्ले की कंपनी में उसी चीज का डिस्क्लोजर देखोगे, वो किसी और चीज तरीके से होगी। ये ऐसे ही है कि वर्किंग आप कर रहे हो ना, मिस्टर ए किसी और तरीके से करेगा, मिस्टर बी किसी और तरीके से, दोनों की वर्किंग में डाटा 100% होना चाहिए। तो इसको यूनिवर्सल बनाते जाओ। और जो चीजें लाइक ये एक नेक्स्ट पेज पे हो गया फॉर्मेट, इसको यूनिवर्सल बनाते जाओ। अब ये जो बुलेट्स हैं, ये सारा आपका थ्योरेटिकल रेडी हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल रेडी हो जाएगा, प्लस ये एक फॉर्मेट बन जाएगा। इस फॉर्मेट में जो चीज किसी भी फॉर्मेट में डिफरेंट है, उसको इसी से एरो लगा के अच्छा इस चीज में ये भी करना है, ताकि यूनिवर्सल फॉर्मेट के साथ फलानी चीज में ये भी करना है। जब आपने मैथमेटिकल करना होगा, जैसे अभी शेयर कैपिटल वाला मैथमेटिकल 3 सवाल किए, 3 में उसने एक ही मैथमेटिकल पूछा, तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप इस डिस्कशन के बाद अगर किसी को डिस्क्लोजर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फिर उसका अल्लाह हाफिज। जी हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह हाफिज है तुम्हारा ईमान। भाई बाकी सो गए हो, दिल नहीं कर रहा तो बंद कर देते क्लास। जी सर, ठीक है। नहीं सर जी, जाग रही हूँ। सही हो गया, समझ आ गई है। मजा आया? यस सर, समझ आ गई है अच्छी तरह। मैं इसमें से ना आपको दिखाता हूँ फाइनल अकाउंट का एक सवाल, जिसमें उसने ना डिस्क्लोजर मांगा। अभी ये हमने इंडिपेंडेंट कर लिए, क्या याद करोगे तुम लोग यार।
ये तो नहीं है, ऊपर से शुरू करते हैं। स्प्रिंग 18 फाइनल अकाउंट है। यस, वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ये तो मैंने बना के रखा है। वेरी गुड यार। वाह, मोबाइल नंबर भी लग गया। स्प्रिंग 18 ये फाइनल अकाउंट है जी, आइए स्टेट लिखा हुआ नीचे। प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन along with the relevant notes। देखिए जब मैं इसको पूरा पढ़ूंगा उस पूरे में मैंने क्या देखना है, अगर आपको याद हो, ये जनरल है, ये बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी चीज नहीं है इसमें। देखें, याद करें, लीगल स्टेटस, नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेड डेट्स, रिलेटेड पार्टी के साथ, अच्छा जी, शेयर कैपिटल, कंटीजेंसीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, सब्सिक्वेंट इवेंट, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू। इसमें जो चीज मैं बताना चाहता हूँ ये है, जब आप जनरल, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट की लिस्ट बना चुके होंगे, और आई एम होपफुल कि वो आपको याद होगी, इस लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में जो आएगा, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ उसका डिस्क्लोजर है। मिसाल के तौर पर उसने ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का लिखा है, तो ये कहीं सवाल में गिवन होगा। हाँ जी, देखिए कहाँ पे गिवन है। तो जी पॉइंट नंबर जो है ना 6 में 3 million टन ऑफ यूरिया, यस, ऑपरेटिंग एट 75 प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो बात समझ गए जो मैं एक नुक्ता समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। ये जो मैं आपको रजिस्टर के ऊपर लिस्ट बनवा रहा हूँ, जनरल, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये जब लिस्ट बनाएंगे इससे रिलेटेड जब आप सवाल पढ़ोगे, जो सिर्फ रिलेटेड है उसका डिस्क्लोजर। आप गौर करें, हम अगर लिस्ट बनाते हैं, जनरल के हमारे 10 बनते हैं, बैलेंस शीट के हमारे 15 बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट के हमारे 25 बनते हैं, 25 में से यहाँ पे 7 चीजें मेंशन है क्वेश्चन में, वो 7 चीजें आ गई। अगर अपना फॉर्मेट देखें, नेचर, टूवर्ड दैट, ईयर वाइज, दैट्स इट। अब देखो जैसे ये है टूवर्ड रिसीवेबल प्रोविजन, तो डिस्क्लोजर इंडिविजुअल भी आ सकता है, फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है। ये मैं आपको फाइनल अकाउंट का समझाया। अब हाँ जी, पहले तो मुझे बताएं डिस्क्लोजर की कहानी। अब कोई ये मुझे क्या कहते हैं, कहेगा कि डिस्क्लोजर फाइनल अकाउंट में आए या अलग से आए, हमें कोई मसला है। जी भाई, अभी किसी को कोई इशू है? नो सर। नो सर। जी अब्दुल रऊफ, क्या कहते हैं आप? नो सर, कोई मुश्किल नहीं, समझ आ गया। कोई बेनिफिशियल हुआ है आपका सेशन अभी तक का? यस सर। हाँ जी, Yes, ईमान sir. आप बताओ। जी सर, ठीक है। कोई समझ आ गया कि करना क्या है? यस सर। फाइजा खान। यस सर, क्लियर है, सब अच्छे से समझ आया। ओके, चांदी बनवर। Yes sir, all clear. नुमान। यस सर, इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि 50% मार्क्स तो निकल ही आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, 50 से ज्यादा निकलेंगे। जो एक इंशाल्लाह। वो
यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे जब और एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बना लेंगे तो इन माय ओपिनियन यू कैन सिक्योर 80% ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक इंशाल्लाह। है, सिर्फ एक पेज पे आप इस क्रक्स को लें, ये जो मैंने अभी 12 पेज बनाए हुए हैं, सिर्फ इसको एक पेज पे लें, उसको याद करें, एक फॉर्मेट बना लें, 80% से ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। महानूर भी आई थी आज? हाँ जी महानूर, पता नहीं ये वाली महानूर है क्लास वाली। जी महानूर, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया महानूर। हाँ जी उमर सुहेल, और आपकी क्लास से पहले कंफ्यूजन की थोड़ी सी क्लियर हो। गुड हो गया।